आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भारत के राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दिया जा सकता, आप लोगों को पता होगा, पर मैंने संवैधानिक नोटिस दी और उसका रिजल्ट भी आया, उसका डायरेक्शन भी हुआ सीबीसी को, उसके चेयरमैन को, और उसी का नतीजा है कि जाति, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट तभी है जब आप इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। इनकी वैल्यू तभी है जब आगे कि तुम हमें साथ नहीं दोगे तो जहां बैठो वहां संगठन की जरूरत है। हर समाज को, हर जात के लोग जहाँ बैठे हैं ज्ञान जी, उनको आज एक नोटिस सर्कुलेट कर दीजिए कि अगली जब मीटिंग हो तो आपको 50 व्यक्ति को अपने साथ लेके आ, तभी हम अपनी मजबूती दिखा पाएंगे। और जब संगठन मजबूत होगा तभी हम हर सत्ता को अपने घुटने पर टेकने पर। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का एक मीटिंग, आप नौनियाल समाज के अध्यक्ष हैं और पूरे वैश्य समाज के लिए देश विदेश में लड़ाई लड़ी है, पूरे वैश्यों को एक छत पे लाने के लिए। आज वही कार्यक्रम के तहत वैश्य महासम्मेलन के आज एक कार्यकारिणी की बैठक हुई। क्या निर्णय लिया गया उसमें? देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दूं कि हमारे देश में वैश्य समाज को कई घटकों में बांट दिया गया। अब इसको जाति वर्ण जाति के हिसाब से कह लें, लेकिन सच्चाई ये है कि जातीय जब जनगणना के आधार पर वोटों को और राजनीतिक सीटों को बंटवारा किया गया तो वैश्य समाज को सबसे पीछे। ये भी सच है कि अंग्रेजों के टाइम में जो सर्वे हुई थी उस वक्त हमारी आबादी 52% थी पूरे देश में। तो 52% की आबादी को मात्र 1-2 सीटें मिलती थी। उस पर लड़ाइयाँ लड़ी गई, लोगों ने आवाज़ उठाया। वैश्यों के कमाई से ही सरकारों में जो सत्ताधारी समाज होते थे वो चुनाव लड़ते थे और उनसे चंदा लिया करते थे, लेकिन उसके बदले में उन्हीं वैश्यों के साथ प्रताड़ना होती थी। तो इससे वैश्य समाज बड़ा उद्वेलित और बड़ा ही अपने आप को दुख में लाने का श्रेय जनता को नेताओं को देता है। लेकिन आज के दिन में वैश्य समाज इतना संगठित हो चुका है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर के सड़कों तक सत्ता की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। आज की कार्यकारिणी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति का प्रदर्शन और वैश्यों की शक्ति का स्वरूप दिखाने के लिए, ताकि सत्ता के नशे में चूर जो लोग हैं, जो मात्र चापलूसों से घिरे रहते हैं, और वैश्य समाज के लोगों को, नेताओं को, वैश्य समाज घटक के प्रमुख लोगों को सरकार में ना दायित्व देते हैं, ना उनकी पहचान को पहचानते हैं और ना ही उनको कोई इज्जत बख्शते हैं। इसके वजह से वैश्य समाज बहुत ही चिढ़ा हुआ है और इसी वजह से वैश्य समाज सड़क पर उतरने के लिए मजबूरी हुई है। क्या मैं समझूं कि जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज आपका बहुत हाई है। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि लोगों ने जातीय जनगणना के आधार पर वोटों की और राजनीतिक सीटों का बंटवारा किया। इसलिए आज वैश्य समाज संगठित होकर के अपनी मांग को राष्ट्रीय पटल पर, राज्य स्तर पर रख रही है सरकारों के सामने और कह रही है, अगर साथ नहीं दोगे, तुम हमारा साथ नहीं दोगे, हम तुमको साथ नहीं देंगे। 25 फरवरी एक शक्ति प्रदर्शन का दिन, जैसा कि आज आपके संगठन ने कहा, तो ये कितना सफल होगा और सरकार पे दबाव बनाने पे कितने सफल होंगे आप? 2 बातें हैं। समाज अगर संगठित हो तो सफल होना निश्चित है। समाज अगर संगठित नहीं हो और लोग अपने अधिकार और हक के लिए जागरूक नहीं हो तो कभी भी वो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आज देख लीजिए, इस देश में हर छोटी से छोटी अनुसूचित जनजातियों का भी आप समाज देखिए आज कितना संगठित है। तो वैसे समाज का संगठित नहीं होना ये कदापि कहना अनुचित होगा। वो संगठित होगा और अपना कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। मैं देखता हूँ उपजातियों का जो सम्मेलन होता है या कार्यक्रम होता है उसमें लाखों की तादाद होती है, और जब वैश्य सम्मेलन की बात आती है तो वहाँ आधे या 1/4 लोग रह जाते हैं। ऐसा क्यों? ये वैश्यों के आपस में जो ईगो की लड़ाई है, इसका मुख्य कारण क्या है कि राजनीतिक दल या घटक जितने भी हैं आपस में वैश्यों के कुछ लोगों को पद लोलुपता के कारण पद देकर उस समाज के निर्माणकर्ता, संस्थापकों को, संरक्षकों को दूसरी तरफ ले जाते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं।
इसी उपेक्षा के कारण समाज में ये आपसी जो मनमुटाव है वो कायम हो जाता है। लेकिन आज का जो वैश्य महासम्मेलन हुआ, इसी मनमुटाव को दूर करने के लिए, वैश्यों को संगठित करने के लिए, सभी वैश्यों को मंच देने के लिए और सभी को एक साथ चलने के लिए नरेंद्र मोदी जी के उस भावना को लेकर कि सबका साथ सबका विकास होगा, तो वैश्य जाति में सबका साथ सबका विकास के लिए ये महासम्मेलन कार्य करेगा। मैं देखता हूँ आपके प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान शंकर जी को, क्योंकि वो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अपने समाज के लिए चिंतित रहते हैं। तो एक साल का कार्यकाल कैसा रहा और ये 2024 कैसा रहेगा? चूँकि ज्ञान शंकर एक युवा व्यक्ति हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हैं और हर मायने में धन बल के मामले में वो आज बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व है। तो समाज का संगठन चलाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। समाज में तभी लोगों को आप ला सकते या समाज के लोगों को आप उत्तेजना पैदा कर सकते या उनको जागरूक कर सकते जब उनको ये समझ में आने लगेगा कि कोई व्यक्ति उनके लिए कार्य कर रहा है। जो चूँकि ज्ञान शंकर इसी उद्देश्य और भावना के साथ निस्वार्थ रूप से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई साहब आप आएँ, आप भी निस्वार्थ व्यक्ति हैं, समाज के लिए करते हैं, आप आइए, हम आएँ, हम सब लोग आएँ इस मंच पर और जितने निस्वार्थ लोग समाज सेवी हैं वो मंच पर आके समाज का एक नया निर्माण करें। तो क्या मैं मान लूँ ज्ञान शंकर की अध्यक्षता में 2024 में झारखंड का वैश्य महासम्मेलन एक इतिहास रचेगा? ऑफकोर्स इतिहास ही नहीं रचेगा, वैश्यों के बीच में ऐसी जागरूकता लाएगा कि फिर वो कहेंगे कि हम एक मंच पर ही रहेंगे और अपने अधिकार का आवाज़ एक ही मंच से अजान के रूप में ऐलान करेंगे। रौनियाल समाज जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका कितना साथ होगा इस वैश्य महासम्मेलन के विकास? देखिए, वैश्यों की लड़ाई के लिए मैं जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रपति महोदय तक को कई ज्ञापन सौंप चुका हूं और कई पदाधिकारियों को संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इस बात की सूचना और नोटिस और ज्ञापन दिया हूं कि हमारे हक और अधिकार का परिपालन संवैधानिक रूप से किया जाए, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसकी पूरी परिपालना हो तो देश भी समृद्ध होगा और देश के लोग जो बहुसंख्यक रूप में हैं वो आपको हमेशा साथ देंगे। और यही वजह है कि आज मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र में रह करके जो कार्य कर रहे हैं, वैश्यों की शक्ति के कारण ही आज पूरे विश्व में वैश्य पटल पर ही नहीं पूरे विश्व पटल पर मोदी जी अमित शाह ये मिल करके नया इतिहास रच रहे हैं। तो मेरा रौनियाल समाज एक बहुत ही जागरूक समाज है और हर वक्त इस सम्मेलन में हमेशा अपना सदैव भरपूर सहयोग रहेगा और देखिएगा इस सफलता में हम भी एक घटक के रूप में जाने जाएंगे। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।